हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में रहकर आप कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और भी आसान और स्मूथ हो जाए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास होनी ही चाहिए। तो जो पहली क्वालिटी के बारे में बात करते हैं वो है एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास होनी ही चाहिए। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आप लोगों के पास जब तक नहीं होगी तब तक आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। इस एग्जामिनेशन के दौरान आपके लाइफ में कभी मोमेंट्स हैं जो अप्स वाले आएंगे तो कभी डाउन वाले आएंगे, तो आपको इमोशनली प्लस फिजिकली दोनों तरह के सिचुएशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और अपने उस वाई को याद करना होगा जिसकी वजह से आपने इस प्रिपरेशन को शुरू किया था। जब तक आप अपना वाई को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, तब तक आप डिटरमाइंड नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपने ये प्रिपरेशन क्यों शुरू की थी। अपना जिस दिन आप उस वाई को ढूंढ लोगे तो आप डिटरमाइंड 110% रहेंगे। अदरवाइज आप 2 दिन पढ़ेंगे और 10 दिन घूमते रहेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस प्रोक्रेस्टिनेशन का भी शिकार होते रहेंगे। और दूसरी जो क्वालिटी है वो है कंटिन्यूस फोकस। कंटिन्यूस फोकस आपके गोल के प्रति बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों में भी आप बिजी हो जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं है। तो आपको अपना फोकस को स्टडी के लिए कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों के लिए जो यूपीएससी के हिसाब से अनरिलेवेंट हो। और तीसरी जो क्वालिटी है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। इस एग्जामिनेशन के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना ही आप प्रिपरेशन कर पाओगे और ना ही आप शायद सेलेक्ट हो पाओगे। तो माइंडसेट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और जो चौथी क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन 10 आवर्स पढ़ लिए और दूसरे दिन से आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो आपको कंटिन्यूसली अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा, ना कि ऐसा कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन से 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जा रहा है। डेली आप 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो इनिशियल स्टेज में। उसके बाद आप बढ़ा सकते हो अपने घंटों को, लेकिन हाँ, स्टार्ट में आप अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो कम से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए आप। तो इस एग्जामिनेशन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आपको इस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो आपको YouTube का सहारा लेना पड़ेगा। YouTube पे जितने भी टॉपर्स हैं उनके आप इंटरव्यूज़ देखिए कि उनमें ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें थी जो सभी यूपीएससी टॉपर में थी। वो सभी क्वालिटी और वो सभी स्ट्रैटेजीज आपको भी अडेप्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि 100% जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं वो आप पे भी अप्लाई हो। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, हाँ, उनसे आप कुछ कुछ बेहतर चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आप अपने स्टडी को आसान बना सको। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप यूपीएससी के सिलेबस को डिटेल में देखें। डिटेल में देखने से आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप यूपीएससी के सिलेबस को डिटेल में देखें। आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज़ मेंशन है और क्या चीज़ नहीं मेंशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ वही सब चीज़ें पढ़ने हैं जो एक सिलेबस में दिया गया है। वो अच्छी तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है यूपीएससी के सिलेबस में कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ उठा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द सन वो सभी यूपीएससी के सिलेबस में आता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो सिलेबस में बेहतर तरीके से दे रखा है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है। देखिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो, वो एक गाइडिंग लाइट का भी काम करता है। वो बताता है कि हाँ यूपीएससी का ट्रेंड कैसा है, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आपको विशेषकर उसी तरह के टॉपिक्स पे अपना ज़्यादा ध्यान को लगाना होगा, अदरवाइज़ पढ़ने को बहुत कुछ है, आप गुमराह हो जाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गाइडिंग लाइट का काम करेगा कि हाँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सिलेबस एक मैप का काम करेगा कि हाँ आपको ये चीज़ पढ़ना है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखिए जो ये यूपीएससी का प्रिपरेशन है ना, ये एक लंबी प्रोसेस है और थका देने वाली प्रोसेस है। तो आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा कि आपको डे में कितने आवर्स पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है कब पढ़ना है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपका 10 घंटे पढ़ने का मन कर रहा है और आपने उठाया सब कुछ पढ़ लिया और दूसरे दिन से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपको सक्सेस की ओर नहीं ले जाएगा। हाँ आपको सक्सेस की ओर क्या ले जाएगा, भले ही आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप डेली उसको कंसिस्टेंट वे में पढ़िए। तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक होलिस्टिक रोड मैप बना देना है कि आपको पूरे साल किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स को मुझे कंप्लीट करने हैं। अब टाइम टेबल बनाने के भी बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ईयरली बेस पे बना सकते हैं, दूसरा मंथली, और तीसरा वीकली, और चौथा पर डे के हिसाब से। तो मैं कहूँगा तो ईयरली तो पूरा यूपीएससी का सिलेबस हो गया, लेकिन मंथली में क्या आ सकता है, जैसे आप कोई सब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एंशिएंट इंडिया को या एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है विद इन अ मंथ। तो आप क्या करोगे, पूरा उसका एक रोड मैप बनाओगे कि हाँ मुझे फर्स्ट वीक में इस वाले पोर्शन को करना है, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको। तो ये हो गया आपका मंथली बेसिस पे। और वीकली बेसिस पे आपने एक यूनिट दे दिया कि हाँ मुझे इस यूनिट को कंप्लीट करना है विद इन दिस वीक। तो आपको क्या करना होगा, इस वीक के अंदर वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। और डेली वाइज पे मैं नहीं मानता कि आप शायद इतना ज़्यादा फोकस्ड हो स्टार्टिंग में कि पर डे आपने अपने को दे रखा है 4 लेसन मुझे कंप्लीट करने हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी आप 3 लेसन ही कर पाओ, या 2 ही कर पाओ, या 5 कर पाओ, ये थोड़ा वेरी कर सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि रादर देन डेली आप अपना शेड्यूल बनाएं, आप वीकली भी जा सकते हैं स्टार्टिंग फेज में। हाँ जैसे जैसे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी स्टडी करने की, तो आप धीरे धीरे फिर उसको शिफ्ट करके डेली बेसिस पे भी आ सकते हो। दरअसल ऐसा होता है जब हम अपने को डेली बेसिस पे टारगेट्स देते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो वो क्या होता है, बैगेज की तरह काम करने लगता है। जैसे मैंने आज अपने को 4 लेसन कंप्लीट करने का दे दिया, अब नेक्स्ट दिन भी मैंने क्या करता है कि हाँ मुझे इतने ही लेसन करने हैं। बाय द वे अगर मैं उनको कंप्लीट करने में सफल नहीं हो पाया तो वो क्या होता है, बैगेज की तरह काम करने लगते हैं। अगर वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है महीने 2 महीने बाद कि आपको बर्डन सा लगने लगेगा कि यार मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं, तो आप क्या करोगे, स्टडी से भागने की कोशिश करोगे। फिर आप शायद मुश्किल से ही फोकस कर पाओगे और कंसिस्टेंट रह पाओगे। तो मैं बोलूँगा आप वीकली बेसिस पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसकी। देखिए जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन है कोई अलग अलग नहीं होती, इसकी प्रिपरेशन हमने इंटीग्रेटेड तरीके से करनी चाहिए एक साथ। देखिए प्रीलिम्स की तैयारी का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी को पकड़ेंगे। मान के चलिए कि आपका एनसीईआरटी में बेस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ अगर आपका बेस अच्छा है तो डायरेक्ट आप 11th और 12th से स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 6 से कर सकते हो एटलीस्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, ठीक है। तो मान के चलिए सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी के लिए हैं तो आप जीसी लियोंग पे आ जाइए। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो, हिंदी मीडियम के हैं तो या फिर आप महेश बर्णवाल की बुक देख लीजिए, या फिर आयस बाबा के नोट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, या उनको देख लीजिए, या विजयन आयस के भी जो नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए। स्टैंडर्ड बुक ये काम करेंगे आपके लिए, जीसी लियोंग और जो ये सब हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका जो बेसिक सोर्स है, जो आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो एनसीईआरटी करेगा आपका। जब आपने इन दोनों रिसोर्सेज को पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे फिर से आ जाना है, फिर उनको सॉल्व करना है। आपको ये देखना है कि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कैपेबल हैं या नहीं हैं। देन आप हो रहे हो तो उसके बाद आप मॉक्स लगाना स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज। जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप, उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा और उतना आपको पता चलेगा कि आप
कितने अच्छे से सीख रहे हैं चीज़ों को और कितना नहीं। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी यही रहती है। अगर आप यही चीज़ और भी सब्जेक्ट्स में फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्दी प्रीलिम्स को अपना रेडी कर लोगे। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये काफ़ी गेम चेंजर होता है। ये सब्जेक्ट आपको रैंक लिस्ट में टॉप में भी लेके आ सकता है और लास्ट में भी लेके आ सकता है, और हाँ, लिस्ट से बाहर भी कर सकता है। तो आप अपने जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है उसको बहुत ही वाइजली सेलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट ही नहीं है और लोगों ने कहा कि वो अच्छा मार्क कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, आप पहली बात उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए। और दूसरी बात, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हो रखा है, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो कि हाँ तुमको ये सब सब्जेक्ट्स लेने हैं। ऑप्शनल के मार्क्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं और ये आपको लिस्ट में ला भी सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड की। देखिए, बहुत सारे लोग ट्रेंड के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि आजकल इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, इसमें बेहतर मार्क्स आ रहे हैं। अरे भाई, जब तक आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, ट्रेंड से क्या करना है। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कम ही मार्क्स लेके आओगे। मान के चलिए, एक समय में एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, लोग उसको एज अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले रहे थे। लेकिन यार भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसमें बेहतर नहीं कर सकता ना। मान के चलिए मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, मैं हिस्ट्री में बेहतर करूँगा, चाहे उसमें मार्किंग जैसे भी होती हो। ट्रेंड के पीछे मत पड़िए ज़्यादा, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए और उसका सिलेबस कितना बड़ा है कितना छोटा है इसको भी ध्यान में रखिए। आप देखिए, जैसे दो सब्जेक्ट्स हैं, मान के चलिए एक हिस्ट्री है, एक सोशियोलॉजी है। अब सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है लगभग 3 से 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर वहीं पर हिस्ट्री की बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो लगभग 6 से 7 मंथ ज़रूर लेता है इस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में। तो ये चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप कितना टाइम किस में डिवोट कर सकते हैं। और जो लास्ट बात है वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस है या नहीं है। गाइडेंस का मतलब है कि उस सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हैं या नहीं हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक सब्जेक्ट्स तो ले लिया, अब उसके जो रिसोर्सेज हैं मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी देखना होगा आपको। अगर उसके रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं नहीं तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखिए और गाइडेंस प्रॉपर है या नहीं है। देखिए, अब बात करते हैं प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की, कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। देखिए, ये कोई अल्टीमेट नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे पॉलिटी की। एज ऑलवेज आप लक्ष्मीकांत को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है और आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट्स की, तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप RS शर्मा को उठा सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संघानिया, और साथ ही साथ जो मिडिवल इंडिया है उसके लिए आप सतीश चंद्रा इज़ द बेस्ट। और बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस UPSC प्रीलिम्स वहीं से आते हैं। तो जो मोस्ट वैल्यूबल बुक बोलूँगा उसको मैं स्पेक्ट्रम बोलूँगा, उसको आपको सोलिली पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो। ये सभी जो बुक्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हिस्ट्री से हर साल लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसी पॉलिटी का भी है, ज्योग्राफी का भी है, थोड़ा बहुत वेरिएशन करता रहता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगा ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप यूट्यूब खोलिए, वहाँ पे मुरनाल सर की वीडियो हैं, वहाँ पर उनको देखिए आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ आप 11th क्लास की और 12th क्लास की NCERT को प्रेफर कर सकते हैं। और आपकी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही है तो आप क्या कीजिए, GC लियोंग को उठाइए और उसको पढ़िए। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप 2 जगह जा सकते हो, या तो महेश पेंडवाल सर की बुक है, उसमें उतना बेहतर तरीके से नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ, अगर वहीं पर आपको कहीं से IS बाबा के नोट्स मिल जाते हैं तो वो बेहतर है, आप वहाँ से उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट की जो सबसे बेस्ट बुक है वो शंकर IS है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बुक दृष्टि IS की है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई बेस्ट सोर्सेज हैं। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि आप मुरनाल सर की वीडियो देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप रमेश सिंह को उठाइए, वहाँ पर बेहतर तरीके से दे रखा है सभी कुछ। तो आप बुक के लिए रमेश सिंह, और मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने मुरनाल सर की वीडियोज़ देख ली तो वहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो हाँ, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स का तो सभी लोगों ने एक ही चीज़ बोला है और मैं भी वही बोलूँगा, द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही नहीं जाना है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको मंथली मैगज़ीन को भी प्रेफर करना है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो कि आप कौन से मंथली मैगज़ीन पढ़े, तो मैं सिर्फ 2 मंथली मैगज़ीन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। सबसे पहली बात तो आप विजन आइज की जो मैगज़ीन है मंथली, उसको प्रेफर कर सकते हैं। और लास्ट के जो एग्ज़ाम से पहले उनका PT 365 और मेन 365 आता है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और दूसरा जो है वो इनसाइट्स ऑन इंडिया का है, उसमें बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को दिया रहता है, काफ़ी अट्रैक्टिव फॉर्म में है और आपको काफ़ी बेहतर लगेगा इनसाइट्स ऑन आईएएस का जो करंट अफेयर्स है वो। तो मैं बोलूँगा कि आपको सिर्फ ये 2 सोर्सेज पे जाना है, ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप कहाँ से करोगे उसको, तो उसको आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो और यही मंथली मैगज़ीन से। मान के चले कि जैसे विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं, जैसे G7 है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, ये बहुत सारे जो संगठन हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा और शॉर्ट्स में नोट्स बनाने होंगे। और जब जब भी इनका कुछ भी समिट्स होता है या कुछ भी इसमें ये अपना रिपोर्ट जारी करते हैं, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इस जो एग्ज़ामिनेशन का सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो मैं बात करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस की चीज़ों को पढ़ते रहें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें और बार बार उनको रिपीट करते रहें। जितना भी ज़्यादा आप ये प्रोसेस करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होते रहेंगी। और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के लिए मैक्सिमम जो MCQs हैं उनको सॉल्व कीजिए। जो MCQs से मतलब है कि आप कोई टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर को तो भूलना नहीं है, उसको आपको कंटिन्यू करना ही है। तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों, मैं मेंस के लिए भी बनाना चाहता हूं, लेकिन मेंस को बनाने के लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा यार दोस्तों कि मैं मेंस के लिए आपको बुक लिस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं उस जो बुक लिस्ट है मेंस की, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेंस की भी जितनी भी जो बुक लिस्ट है उसको डिटेल में आपको दूँ, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी आपके जो दोस्त है या भाई बहन है, किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप प्लीज़ इनको भी शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।